तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, प्रिंस इवान के बस एक ही जेनेसिस अटैक के कारण, या सीधा कहे तो जेनेसिस रून्स के कारण, किंजन सप्रेस हो जाता है। और जब भी लू फेंग कहता है, प्रिंस इवान उसकी बात भी नहीं सुनता है। अब आगे लू फेंग को यहाँ पर काफ़ी गुस्सा आता है और ये फिर से अपनी बजर्क ऑरा को रिलीज़ करता है। और इसके ऑरा के कारण, चाहे वो जाओ कुन हो या सोंग वांगजी हो या कायुक जी हो, ये एक अलग ही सेपरेशन फील कर रहे थे, सिवाय प्रिंस इवान के। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि याओ याओ की मतलब वाइफ या गर्लफ्रेंड जो भी बोल लो कौन बनेगी, सॉरी मतलब युवान की, तो वो याओ याओ ही बनेगी। इनका स्टोरी अलग ही डेवलप होता है, तो वीडियोस के मज़े लो, आगे पता चल ही जाएगा। अब इधर युवान भी अपने ओमनी पाइथन की को पाइथन का एक शेप दे देता है। लू फेंग अभी एक अलग ही खतरा फील करता था, क्योंकि युवान को इसने पहली बार जेनेसिस रून्स यूज़ करते हुए भी देखा था। इनकी फिलहाल एक तीखी बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि युवान भी मजे ले रहा था कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आउटर माउंटेन का नंबर 1 डिसाइपल कितना कैपेबल है। पर जैसे ही दोनों एक दूसरे पर अटैक करने वाले थे, एक पावरफुल प्रेशर और आवाज़ इनको सुनने को मिलता है। ये थे एल्डर चेन युवान और इनके पीछे खड़ी थी गु होंगी। बेसिकली चेन युवान ये आज इसीलिए नहीं आया था, नहीं तो नॉर्मली इसका ये काम ही है कि जेनेसिस माउंटेन पर अगर बच्चे कल्टीवेट करे तो इसे रहना चाहिए। पर क्योंकि ये भी युवान से चिढ़ता था और इसे लू फेंग का पूरा प्लान पता था, इसलिए आज ये लेट कर रहा था। पर गु होंगी इसको ज़बरदस्ती लेके आई थी। फिलहाल ये दोनों लड़के इससे माफ़ी मांगते हैं। हालांकि युवान एक हाफ हार्टेड माफ़ी मांगता है, क्योंकि ये जानता था कि चेन युवान इसे पसंद नहीं करता है और वो ऐसा जानबूझ के किया था। माहौल शांत हो चुका था, लेकिन सोंग वांगजी, जाओ कुन, कायोकजी और बाकी लोग अब युवान को एक अलग ही नज़र से देखने लगे थे। लू फेंग, जो थोड़ा इसका डर था सभी को, पहले से कम हो चुका था। फिर भी लू फेंग ये खुश नहीं था। अभी भी युवान की तरफ इशारा करता है कि कुछ दिन है जी लो, पीक माउंटेन कंपटीशन में तुम्हें पता चल ही जाएगा। माहौल शांत हो जाता है, दिन बीतते जाते हैं। पर अब जो दोनों ग्रुप्स थे, यानी एक शेंगजोउ वाला ग्रुप और अपने प्रिंस इवान वाला ग्रुप, इनके बीच में थोड़ी थोड़ी झड़प होते रहती थी। और समय के साथ प्रिंस इवान का जो रेपुटेशन था लू फेंग के बराबर पे लगभग पहुंच जाता है। और अभी भी प्रिंस इवान लोगों को इथेरियल फॉर्म टेक्निक का गाइडेंस देते रहता था और ज़्यादा समय अपने कल्टीवेशन पे देता था। प्रिंस इवान ने यहाँ पर जो भी चीज़ें थी, जैसे कायोकजियू वगैरह को, इनको भी ट्रेन करना शुरू कर दिया था इनके जेनेसिस टेक्निक्स के बारे में, कि उन्हें कैसे जल्दी से मास्टर करना है। जैसे कि जाओ कुन जो था, वो एक टेक्निक प्रैक्टिस करता था जिसे कि स्काई डीपर हैंड कहा जाता है, और ये मिड ग्रेड का हेवन टायर का जेनेसिस टेक्निक था। हालांकि युवान ने इसे मास्टर नहीं किया था, इसलिए जाओ कुन डाउट में था कि तुम मुझे इसके बारे में कैसे बताओगे। अब क्योंकि प्रिंस युवान के पास वो सेंट डिकोडर रून था, तो उसे कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, और ये बात फिलहाल इन सभी को बता नहीं सकता था, बस इन्हें गाइड कर देता है। और इसे ये भी पता चलता है कि लू फेंग के पास कोई इसका खुद का एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर है, जो कि हमेशा उसे समझाते रहता है, यानी गाइडेंस देते रहता है। और युवान को ये भी मालूम था कि जाओ कुन, सोंग वांगजी, इन सभी का लेवल बढ़ाना जरूरी है, यानी जो टेक्निक ये मास्टर कर रहे हैं, क्योंकि बैटल में ये काफ़ी काम आने वाला था। और ये जो स्काई डीपर हैंड था, युवान इसे काफ़ी जल्दी समझ लेता है। और जाओ कुन, जो कि पहले से ज़्यादा रेंज तक नहीं अटैक कर पाता था, अब ये पहले से अच्छा, यानी इसके सेकंड लेवल में एंटर कर जाता है। अब इस सीन को देखकर बाकी भी जो लोग थे, जो इसके टीम में थे, वो भी काफ़ी तेज़ी से युवान की तरफ दौड़ते हैं कि हमें कुछ पॉइंटर्स दो, हमें कुछ पॉइंटर्स दो। और फिलहाल ऐसे इन सभी का कल्टीवेशन चलते रहता है। और जैसे जैसे पीक सेरेमनी का कंपटीशन ये नज़दीक आ रहा था, लोग और भी ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग में चले जाते हैं। वहीं प्रिंस इवान, ये जो 3 टाइप के ड्रैगन ब्लड थे, फिलहाल इन्हें सक्सेसफुली कल्टीवेट कर चुका था। और जब ये कल्टीवेट कर रहा था, गु होंगी थोड़ी दूर से देखती है और इसे ये भी समझ में आ जाता है कि युवान जो है 9 ड्रैगन कैनन्स के इनिशियल लेवल पे पहुंच चुका है। और फिलहाल युवान और इसका लंबा गहरा बात होता है, और युवान इससे कहता है अगर सभी लोग तुम्हारे जैसे होते तो ये कॉन्फ्लिक्ट होता ही नहीं। अब इस दौरान होंगी इससे पूछती है कि ये पीक सेरेमनी कंपटीशन के बाद तुम कौन सा पीक चूज करने वाले हो। जब युवान स्तब्ध हो जाता है कि क्या बोलो इससे। फिलहाल ये पूछता है कि तुम कौन सा चूज करने वाली हो। होंगी बताती है कि ये कांगजुआन पीक को पीक करेगी, क्योंकि यहाँ पर सेक्ट मास्टर रहते हैं। ये होंगिया पीक कभी नहीं जाना चाहेगी जहाँ पर इसके खुद के एक एंसेस्टर ही सेक्ट मास्टर है, या हम कहें तो पीक मास्टर है। क्योंकि होंगिया पीक पर जेनेसिस की को टेम्पर नहीं किया जाता है, बल्कि बॉडी को टेम्पर किया जाता है। और ये लोग दिखने में काफ़ी भद्दे होते हैं, मतलब पसीना खून कुछ ज़्यादा ही। अब होंगी बाकी भी जो पीक्स थे उनके बारे में बताती है, जैसे कि स्वॉर्ड पीक जो है वो लोगों के जेनेसिस की को काफ़ी शार्प बनाता है, स्वॉर्ड ऑरा के रूप में बनाता है। और पूरे कांगजुआन सेक्ट में स्वॉर्ड पीक जो है वो टॉप पे है। युवान को याद आता है कि लू फेंग की जो सीनियर सिस्टर है और एक हाई लेवल के ऑफिशियल, वो दोनों स्वॉर्ड पीक में ही है।
होंगी बताती है कि ये जो स्वॉर्ड पीक है ना, जो हमारे एंसेस्टर कांग जुआन है, जिनका कि ब्लड अपने प्रिंस युवान को मिला भी था, उनका एक सर्वेंट बॉय था, वो यहाँ पर फिलहाल पीक मास्टर है। हालांकि ये बात बहुत कम लोगों को पता था। और ये भी बताती है कि जो हमारे एंसेस्टर थे कांग जुआन, उनके बेसिकली 4 ही डिसाइपल थे। तो ये चारों फिलहाल अलग अलग पीक के पीक मास्टर हैं। बाकी जैसे थंडर प्रिजन ब्रेक है, वो कांग जुआन के फ्रेंड थे, तो फिलहाल वो वहाँ के पीक मास्टर हैं। तो सभी पीक के बारे में बता देती है। पर जो सेंट जेनेसिस पीक था, जहाँ पर कि खुद यहाँ के लीडर यानी कांग जुआन रहा करते थे, उसे सील कर दिया गया है, मतलब उसके मेन पार्ट्स को। हालांकि वहाँ पे बच्चे जाते हैं पर बहुत कम ही लोग उसे सेलेक्ट करते हैं, इसलिए वो जो पीक है काफ़ी डिक्लाइन कर चुका है। पर युवान को तो यही जाना था, क्योंकि पैट्रियार्च कांग जुआन ने इसे बोला था कि जो सेकंड सेंट लैंप है तुम्हें वहीं पे मिलेगा। इधर ये दोनों बात कर ही रहे थे, तभी अचानक से एक डिस्टर्बेंस फील करते हैं और एक ब्लैक कपड़ों में लेडी इन्हीं की तरफ बढ़ रही थी और इसके कपड़ों पर एक गोल्डन टोकन था, यानी कि ये गोल्डन सैस डिसाइपल थी। होंगी इसे देखकर थोड़ा टेंशन में आ जाती है। युवान भी पूछता है तो ये बताती है कि इसका नाम लुक जुआनिन है और ये स्वॉर्ड पीक पे रहती है। लू फेंग की बड़ी बहन कही जा सकती है, मतलब दोनों सेम क्लैन के हैं। अब ये लेडी हाथों में तलवार लिए हुए आगे बढ़ती है और फाइनली बिना रुके युवान और गु होंगी की जगह पे पहुंच जाती है। लुक जुआनिन ये युवान की तरफ ज़्यादा देखती भी नहीं है, सीधा होंगी की तरफ देखती है और एक स्माइल देती है कि कोई नहीं, लू फेंग और तुम तो वैसे भी काफ़ी क्लोज हो, चलो क्यों ना हम कुछ डिस्कस वगैरह करते हैं, यानी खाना पीना साथ में खाते हैं, और कुछ ही समय की बात है तुम इनर माउंटेन में आ जाओगी। होंगी भी इसे ग्रीट करती है। इसकी बात सुन तो रही थी पर फिलहाल ये मना करती है कि मैं अभी जा नहीं पाऊंगी, मैं भी ट्रेनिंग कर रही हूँ। पर जुआनिन फिर से कहती है यार थोड़ा कभी रिलैक्स भी करना चाहिए, चलो ना। अब गु होंगी को समझ में नहीं आता यार मना कैसे करूँ, ये लड़की मानती नहीं है। जाओ युवान ये कुछ नहीं बोल रहा था, बस शांति से इन दोनों की बातें सुन रहा था। अब गु होंगी एक नया बहाना ढूंढती कि मैं चली तो जाऊंगी, पर ये लड़का मुझे यानी युवान से की तरफ देखकर बोलती है कि मुझे कुछ पॉइंटर्स देता है, और अगर आज मैं चली गई तो ये सीधा कल ही देगा मुझे पॉइंटर्स। अब लू जुआनी प्रिंस युवान की तरफ देखती है कि क्यों ना तुम इसे थोड़ा टाइम दे दो, जब ये बाद में वापस लौट के आएगी तो तुम इसे फिर से सिखा देना। पर युवान सीधा बोलता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है। जुआनी इसका चेहरा ही बन जाता है कि यार इतना दम कि एक इनर डिसाइपल को कैसे बोल रहा है। पर प्रिंस युवान को भी फर्क नहीं पड़ता है। लू जुआनिन इसके पावर लेवल को सेंस करती है कि यार ये अल्फा स्टेज लेयर 1 का बंदा है और ये लू फेंग को चैलेंज करना चाहता है। ये समझ जाती कि ये वही प्रिंस युवान है। प्रिंस युवान इसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ये एकदम शांत खड़ा था। लू जुआनी को गुस्सा आता है, ये अपने स्वॉर्ड प्रेशर को रिलीज कर रही थी, पर गु होंगी के लुक देने पर यह शांत हो जाती है। गु होंगी भी फिलहाल समझाती है कि देखो सीनियर सिस्टर, मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे ट्रेनिंग करना है। चाहते हुए भी लू जुआनिन को यहाँ से निकलना पड़ता है, पर जाते जाते ये प्रिंस युवान को एक लुक देती है। इधर सीन शिफ्ट होता है और लू फेंग को दिखाया जाता है, जिसके बगल में लू जुआनिन आके बैठी थी और ये बताती है कि होंगी नहीं आ रही है, और साथ में ये प्रिंस युवान के बारे में भी डिस्कस करती है कि तुम्हें उसे क्रिपल तो करना ही पड़ेगा, वो लड़का काफ़ी एरोगेंट है। लू फेंग भी यहाँ में सर हिलाता है कि टेंशन मत लो, पीक माउंटेन कॉम्पिटिशन में उसे खुद समझ में आ जाएगा। समय इधर निकलते जाता है और ये जो आखिरी महीना था ये भी लगभग बीत ही चुका था और अब बस एक दिन बचे थे पीक सेरेमनी कंपटीशन को स्टार्ट होने में। इधर प्रिंस युवान को दिखाया जाता है जो कि सभी से बातें कर रहा था कि देखो कल से पीक कंपटीशन है और वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। इसके सामने में सोंग वांगजी, जाओ कुन और बाकी लोग खड़े थे और प्रिंस युवान ने इनसे जो वादा किया था यानी ट्रेनिंग करने का, सिखाने का, सभी चीज़ पूरा किया था। तो युवान की बात ये एकदम दिल खोल के सुनते थे और जाओ कुन कहता भी है इनर माउंटेन पहुंचने के बाद आप कभी भी बोलो, हम तैयार रहेंगे आपकी हेल्प के लिए। युवान मेरे को समझाता है कि मैंने तुम लोगों को इसलिए ट्रेन किया ताकि तुम लोग फाइट कर पाओ खुद के लिए, क्योंकि उस फाइट में मैं लू फेंग से इन्वॉल्व रहूंगा, तो बाकियों को तो तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। युवान अभी हंस रहा था कि फाइनली हमको जितना ट्रेनिंग करना था कर चुके हैं और थोड़ा रिलैक्स करने का समय, तो क्यों ना हम सभी 100 फ्रेगनेंस पवेलियन चले। हालांकि वो जगह काफ़ी महंगा है पर खाने में वहीं पे मजा आता है। तो इनका पूरा ग्रुप फ्रेगनेंस पवेलियन के लिए निकल जाता है। पर जब ये लोग एंटर करते हैं तो ये लोग हैरान थे, क्योंकि यहाँ पर पहले से सेंगजोउ के कुछ डिसाइपल्स बैठे हुए थे, जैसे कि लू फेंग वगैरह। और वो लड़का किन जेन, जिसे कि युवान ने एक टाइम सप्रेस भी किया था, ये हंस के कहता है कि तुम लोगों के पास भी पैसा है कि ऐसे अमीर जगह पे आ सकते हो। जाओकुन भी हंसता है कि अगर तुम लोग आ सकते हो तो हम क्यों नहीं। अब युवान जैसे ही किनजेन की तरफ देखता है उसका चेहरा ही बन जाता है, ये लगता है यार भूल गए तुम। इधर युवान वगैरह इन्हें इग्नोर मार करके अपना एक टेबल लेके बैठ जाते हैं।
फिलहाल ये लोग बातें कर रहे थे, तभी जाओकुन की नज़र एक लेडी पे पड़ती है जो कि कप लेके बैठी थी, और ये वही लड़की थी ब्लैक ड्रेस में, लू जुआनिन। और ये सीधा यहाँ के मैनेजर से कहती है कि आप लोगों ने कब से अलाउ कर दिया कि कोई भी यहाँ पे आके रह सके, इससे मुझे काफ़ी फर्क पड़ रहा है। अब ये सुनकर के जाओ युआन बोलता है कि ऐसा कब से होने लगा कि एक इनर डिसाइपल 100 फ्रेगनेंस को कंट्रोल करे। लू जुआनिन, इसका चेहरा और बन जाता है कि यार ये बदतमीज इंसान, ये आउटर माउंटेन डिसाइपल है, इसे सिखाना ही पड़ेगा। वो जो मैनेजर थे मिडिल एज मैन लियो, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ये जो लड़की लू जियानिन है ये काफ़ी फेमस है, इनर डिसाइपल है, इसे तो ये नाराज़ नहीं कर सकते। तो फिलहाल ये जाओ युआन के ग्रुप की तरफ देखते हैं, पर युआन तुरंत ही बोलता है लियो की तरफ देखकर कि आप हमें बाहर नहीं निकाल सकते, ऐसा कोई रूल नहीं है। मैनेजर लियो को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। पर इस समय लू जुआनिन खड़ी होती है और ये कहती है तुम जो चाहो वो कह सकते हो। प्रिंस युआन से कहती है पर अगर तुम मेरे स्वॉर्ड का एक स्ट्राइक ले लिए तो मैं तुम्हारा ये बिल भी है ना वो भी पे कर दूंगी। हाँ, अगर तुम्हारे अंदर साहस नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ। अब ये सुन करके चाहे जाओकुन हो या बाकी लोग, इनका चेहरा बन जाता है क्योंकि ये लड़की एक तो इनर डिसाइपल थी और इसका पावर लेवल लू फेंग वगैरह से भी काफ़ी ज़्यादा था। जाओ युआन थोड़ी देर सोचता है कि मैं इसका अटैक ले भी लूँगा, पर कल कंपटीशन है, थोड़ा भी इंजर्ड हुआ तो फ़र्क पड़ेगा। पर युआन फिलहाल इसकी बातों को इग्नोर मार रहा था और एकदम शांत बैठा था। कायोक्जियो ये युआन से पूछता है कि हम करने क्या वाले हैं। युआन बस बोलता है हम बस वेट करेंगे। कायोक्जियो को समझ में नहीं आता है कि किसका। लू जियानिन को काफ़ी गुस्सा आता है कि तुम लोग मुझे इग्नोर कर रहे हो, और इस समय सेंगजो डिसाइपल्स ये हंस रहे थे कि अब आएगा ना मजा। इधर कायोक्जियो और बाकी लोग युआन का डिसीजन का वेट कर रहे थे। तभी यहाँ पर एक आलस भरी आवाज़ आती है कि कौन है, क्या तुम हो वो खेलने वाली। माहौल एकदम शांत हो जाता है और सभी लोग उस तरफ देखते हैं जहाँ से एक लड़की आ रही थी। उसके हाथों में एक छोटा सा प्यारा कुत्ता था और आंखें मानो कहर भर पा रही हूँ। चंद्रमा की खूबसूरती भी मानो इस लड़की के सामने फेल हो। लू जुआनिन जो खुद सुंदर थी, यहाँ पर ये जेलसी फील करती है मानो उसके सामने कोई गॉडेस आ गई हो। अब ये लड़की आते ही इसके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल था, या हम बोलेंगे कोल्डनेस था कि अच्छा तुम हो जो खेलना चाहती हो। इवन वो लड़की सोंग वांगजी जो खुद सुंदर थी वो भी कह उठती है क्या ही सुंदर है यार ये, और ये कोई और नहीं बल्कि याओ याओ थी। पर ये लोग हैरान थे कि यार याओ याओ ऐसे बड़ी बात कैसे कर सकती है, मतलब लू जुआनिन ये काफ़ी पावरफुल है। जाओ युआन अब थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है और एक अलग ही मिस्चीवियस स्माइल याओ याओ की तरफ देता है। याओ याओ कहती है अच्छा तो तुम मुझे इसलिए बुला रहे थे खाने पे क्योंकि तुमने फिर से कोई पंगा लिया है। अब युआन भी कहता है कि हंस के यार मैं वैसे तुम्हें बुला रहा था खाने के लिए ही, पर मुझे नहीं पता था ये लोग पहले से बैठे होंगे। इवन लू फेंग जैसा बंदा ये भी याओ याओ को बस देखते ही रह जाता है, यार इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। फाइनली ये खुद को शांत करता है। अब इधर लू जुआनिन ये भी खुद को शांत करती है और याओ याओ से बोलती है कि क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो कि तुम मेरे स्वॉर्ड का एक वार ले सकती हो। याओ याओ हंसने लगती है कि इसमें कोई मजा नहीं है। फिलहाल याओ याओ एक कप को उठाती है जिसमें पहले से पानी वगैरह या कुछ होगा, बेसिकली कुछ नहीं था, और एक वाइन की बोतल उठाती है और ये कहती है कि मैं एक जेनेसिस रून बनाऊंगी, अगर तुम उसे न्यूट्रलाइज कर ली तो तुम जो चाहो मैं वो करने को तैयार हूँ। लू जियानिन इसकी आंखें एकदम खुल जाती है कि यार इस लड़की को कितना घमंड है। कांगजुआन सेक्ट में बहुत कम लोग हैं जो मुझे ऐसा कह सकते हैं। अब याओ याओ कहती है वो मुझे नहीं पता, पर क्या तुम तैयार हो। जुआनिन हंसती है कि तुम अगर खुद का ही अपमान करना चाहती हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। याओ याओ इस टेबल को ऐसा टेबल पे मारती है कप को, और कप का जो लिक्विड था हवा में उछलता है बूंदों में, और पलक झपकते ये युआन ब्रश से इनको अलग ही गाइड करती है और एक के बाद एक कुछ इमेजेस बनने लगते हैं। और फाइनली ये एक वाटर ड्रैगन में बदल जाता है, और ये ड्रैगन नॉर्मल नहीं था, इस पर कई सारे एंशिएंट पैटर्न्स को देखा जा सकता था और ये काफ़ी वायलेंट भी था। ये ड्रैगन काफ़ी तेज़ी से लू जुआनिन की तरफ बढ़ता है। जुआनिन हैरान थी, यार पलक झपकते क्या बेहतरीन कंट्रोल है जेनेसिस रून्स में इस लड़की का। ये तुरंत ही अपने तलवार से ड्रैगन पर एक वॉर करती है। इस अटैक का नाम था ऑटम मून स्वॉर्ड प्ले, मून फ्लैश, और एक मून टाइप लाइट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस ड्रैगन पे अटैक कर देता है और पलक झपकते इस ड्रैगन को 2 भागों में काट देता है। अब इसे देखकर जो सेंगजोउ वाले थे वो तो हंसने लगते हैं कि एक अटैक में ये तो डिसॉल्व हो गया, और वहीं जाओकुन वगैरह का चेहरा बन चुका था। जुआनिन भी कहती है कि यही था तुम्हारा जेनेसिस रून्स, अब ये तो खत्म हो चुका है। याओ याओ एकदम शांत थी और कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीत चुकी हो। लू जुआनिन कहती है तुम्हें नहीं लगता कि मैं जीत चुकी हूँ। पर तभी यह ध्यान देती है ये जो पानी की बूंदें थी मानो सांप के जैसे रेंग रही हों और इसके हाथों पे पैरों पे पड़ चुकी थी, और फिर से ये काफ़ी तेज़ी से एक्सपैंड होने लगते हैं। यानी ये पानी की बूंदें जो कि ड्रैगन कट चुके थे लू जुआनिन के बॉडी पर ही गिरते हैं और फिलहाल
इसके बदन को भिगाने लगते हैं। इस समय इसके कर्व्स को भी देखा जा सकता था। लू फेंग वगैरह जो अभी हंस रहे थे ये एकदम शांत हो जाते हैं, और ये जो पानी की बूंदों से सांप बने थे ये अनगिनत थे। और जुआनिन फिलहाल इन्हें काटने में लग जाती है और याओ याओ कहती है तुम हार चुकी हो। लू फेंग इसको समझ में आता है, यार ये पहले सोचता था कि साथ सबसे पावरफुल बंदा युवान है, मतलब जो इसके लिए खतरा बन सकता है, पर ये लड़की ये इसको तो ये हरा ही नहीं सकता। इतना तो इसे समझ में आ गया था। लू जुआनिन जिसका कि पावर लेवल अल्फा ओरिजिन के 6th लेयर में था, वो भी आराम से याओ याओ से हार गई थी, यानी उसके एक अटैक को नहीं संभाल पाई थी। जाओकुन भी कहता है यार ये जूनियर सिस्टर याओ ये सच में काफ़ी टेरिफाइंग है। पहली बार इन्होंने याओ याओ को देखा था क्योंकि ये ट्रेनिंग के लिए भी नहीं आती थी। अब इधर याओ याओ जुआनिन से कहती है क्या तुम हार मान चुकी हो, क्योंकि वो सांप लगातार जुआनिन के आसपास घूम रहे थे। जुआनिन कुछ बोलती नहीं है, याओ याओ बोलती है फिर इनसे फाइट करते रहो और इसके बीच में घिरे रहो। 6 घंटे बाद जब ये डिसॉल्व होगा तब तुम जा पाओगी। जुआनिन का चेहरा ही बन जाता है। ये जानती थी जितना देर ये रुकेगी इसकी उतनी बेइज्जती है। फाइनली ये हार मान लेती है और याओ याओ इन स्नेक्स को डिसॉल्व कर देती है। जुआनिन फिलहाल ये खुद को शांत करती है, दांत को पीस रही थी और बोलती है कि तुम हो कौन। याओ याओ ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, सीधा बोलती है कि तुम इनर माउंटेन की हो, आउटर माउंटेन के डिसाइपल्स को क्यों परेशान कर रही हो, क्या ये सही है। जुआनिन फिलहाल ये ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है, ये बोलती है कि मैं इस चीज़ को याद रखूंगी और फ्यूचर में पे बैक करूंगी। याओ याओ भी कहती है फिलहाल तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, कोई ज़्यादा तुम्हें दिक्कत नहीं हुआ, पर अगली बार अगर तुमने अटैक किया तो मेरी तरफ से भी तैयार रहना। जुआनिन का चेहरा और उतर जाता है कि ये लड़की चाहती तो इसे एक पल में मार सकती थी। इवन लू फेंग वगैरह ये तो एकदम मुंडी नीचे कर लेते हैं। जुआनिन का भी चेहरा बन चुका था कि पीक सेरेमनी के कंपटीशन में अगर ये लड़की खड़ी है तो पहला रैंक तो इसी का है। याओ याओ इसकी बात सुन रही थी और कहती टेंशन मत लो, मुझे फर्स्ट रैंक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस टॉप 10 में एक कोई भी रैंक ले लूँगी। और जाओ युआन और इसके बैटल में यानी कि लू फेंग की तरफ इशारा करती है मैं कुछ भी नहीं करने वाली, चाहे वो जाओ युआन ही क्यों ना हार जाए। क्योंकि याओ याओ का ऐसा मानना था युआन जब तक टफ बैटल्स नहीं लड़ेगा तब तक ये ग्रो नहीं कर सकता और हर जगह ये इसे बचा नहीं सकती है। अब ये सुन करके लू फेंग लू जुआनिन ये लोग थोड़े खुश हो जाते हैं और पूछती भी है जुआनिन कि क्या तुम सच में सीरियस हो। याओ याओ कुछ बोलती नहीं है, मतलब उसका कहना था जो मैं बोल चुकी हूँ वो बोल चुकी हूँ। जुआनिन फिर से कहती है कि तुम इतनी एरोगेंट हो इस जाओ युआन के कैपेबिलिटीज़ में, देखते हैं जब ये मारा जाता है यानी क्रिपल्ड होगा तो तुम क्या करती हो, क्या तुम तभी भी एक्ट नहीं करोगी। अब इसके बाद जुआनिन वगैरह यहाँ से निकल जाते हैं। जाओकुन वगैरह भी थोड़ा निराश फील करते हैं कि अगर याओ याओ बैटल में फाइट करती तो इनका काम काफ़ी आसान हो जाता। युआन इधर याओ याओ की तरफ देख रहा था और ये कहता मुझे मालूम है तुम क्या सोच रही हो, टेंशन मत लो, फर्स्ट रैंक मेरा ही होगा। याओ याओ ये हल्का सा स्माइल देती, नॉर्मली हंसती भी नहीं थी, पर ये स्माइल भी ऐसी थी कि मानो इस पर युआन कुछ भी फिदा कर दे। हालांकि ये बोल नहीं सकता था क्योंकि याओ याओ से काफ़ी डरता भी था। अब इधर फाइनली अगले दिन की सुबह होती है। 3 महीनों का इंतजार आउटर डिसाइपल्स का अब खत्म हो चुका था और फाइनली जब ये लोग यहाँ पहुँचते हैं यानी बच्चे जहाँ पे ये माउंटेन था तो यहाँ पर पहले से कई सारे एल्डर्स खड़े थे, जैसे कि चेन युआन, जोंगमिंग ये वही एल्डर हैं जो कि जेनेसिस रून्स में थोड़े मास्टर थे और याओ याओ को अपना डिसाइपल बनाना चाहते थे। फिलहाल इधर युआन वगैरह को दिखाया जाता है जिनसे गो होंगी मिलती भी है और ये कहती मैंने सुना कि लू जुआनिन वो कल रात में काफ़ी गुस्से में थी, तो लू फेंग से तुम बच के रहना, क्योंकि इसे भी पता था कि याओ याओ इस बैटल में इंटरफियर नहीं करने वाली है। युआन भी हंसता है टेंशन मतलब मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। होंगी भी हंसती है उम्मीद है कि तुम अच्छा करोगे। होंगी थोड़ा आगे निकल जाती है और याओ याओ इस लड़की को देखती है, फिर युआन से कहती है तो कि तुम काफ़ी बड़े प्लेयर हो, 2-3 महीने बीते और एक लड़की तुम्हारे पे फिदा हो चुकी है। जाओ युआन थोड़ा शर्मा जाता है कि यार हम बस दोस्त हैं। फिलहाल युआन, कायोक्जियो और इसका जो भी टीममेट्स थे ये एक साथ उधर पड़ते हैं। टोटल यहाँ पर 9,990 स्टोन प्लेटफॉर्म्स थे, यानी हर एक प्लेटफॉर्म पर एक बच्चा खड़ा हो सकता है। कंपटीशन होगा और इतने डिसाइपल्स को सेलेक्ट किया जाएगा। डिसाइपल्स की संख्या इनसे कहीं ज़्यादा थी। अब ये सभी डिसाइपल्स यहाँ पे पहुँच चुके थे और ऊपर की तरफ देखते हैं तो 6 लोग हवा में ऐसा गद्दी लगा के बैठे हुए थे और इन लोगों का भी प्रेशर काफ़ी भयंकर था। ये सभी सेक्ट मास्टर्स थे, अलग अलग पीक के, मतलब पीक मास्टर्स थे। सेक्ट मास्टर एक ही होता है। एक इंसान खड़े थे जिन्होंने कि ब्लू रोब पहना था और फिलहाल ये कांगजुआन सेक्ट के सेक्ट मास्टर थे और इनका नाम था किंग यांग। और एक पीक के भी ये पीक मास्टर तो थे ही, और ये जो थे ये कांगजुआन जो थे अपने एंसेस्टर जिनका ब्लड अपने युआन के पास है, उनके सबसे बड़े डिसाइपल हैं किंग यांग। युआन इन्हें फील करता है ये सच में काफ़ी पावरफुल थे। और इनके आसपास 3 और लोग थे। इनके बगल में जो एक वुमेन थी ये दिखने में काफ़ी सुंदर थी और इनका ऑरा ऐसा था कि मानो याओ याओ के पास भी ऐसा ऑरा ना हो, क्योंकि इस चीज़ में काफ़ी एक्सपीरियंस लगता है। सेन वांजिन इसके बगल में खड़ा था और युआन से बताता है कि ये जो है ये स्नो लोटस पीक की
पीक मास्टर हैं, लियू लियानिन। इन्हें लोग फेरी भी कहते हैं। और जब यहाँ पर ये पढ़ने आई थी तो इनसे कोई ज़्यादा सुंदर था ही नहीं, और अभी भी ये काफ़ी सुंदर है। और ये बच्चों को उसी दम पे चुनती हैं जो ज़्यादा सुंदर हो। सिनवांजन सोच रहा था काश वहाँ पे मैं एंटर कर जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे लड़कियाँ भी काफ़ी सुंदर होंगी। युवान हंसता है कि तुम अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ किए तो तुम्हें वैसे भी भगा देंगे। अब लियानिन के बगल में एक वाइट हेयर फिगर खड़े थे, और शायद ये जेनेसिस रून्स के मास्टर थे। याओ याओ इन्हें देखकर तुरंत ही पहचान जाती है, और पहली बार इसकी आंखों में एक इंटरेस्ट था। ये बेसिकली स्पिरिट रून के पीक मास्टर थे, और इनको याओ याओ काफ़ी हाई लेवल पे रेट करती है। यानी जो मास्टर हे थे जिनके साथ ये पहले रहा करती थी, जिन्हें कि हम कांग युवान भी कहते हैं। गाइस कंफ्यूज मत होना, ये कांगजुआन सेक्ट है, और यहाँ के जो एंसेस्टर थे उन्हें कांगजुआन कहा जाता है। और याओ याओ जिनके साथ रहती थी उनका नाम कांग युवान था। तो इतना ज़्यादा रेट करती है इस ओल्ड मैन को कि कांग युवान के बाद सबसे पावरफुल शायद जेनेसिस रून्स में यही हो सकते हैं, जितने लोगों से अभी तक ये मिली थी। अब इसके बाद इनकी नज़र एक मिडिल एज मैन पे पड़ती, जिनके बॉडी से ही एक अलग ही फियर्स ऑरा बाहर निकल रही थी। और ये होंगिया पीक के पीक मास्टर थे, और गु होंगी के एंसेस्टर। इस दौरान इनकी नज़र स्वॉर्ड पीक के मास्टर लिंगजोन पे भी पड़ती है, जो कि शायद पैट्रियास कांगजुआन के सर्वेंट हुआ करते थे। और युवान के हिसाब से शायद यही वो बंदे हो सकते हैं, यानी इसका अभी भी शक था, क्योंकि पैट्रियास कांगजुआन ने जब इसे अपना ब्लड दे रहे थे तो बताया भी था कि मुझे बस मारने वाले एविल क्लैन वाले ही नहीं थे, बल्कि शायद मेरे ही सेक्ट का कोई था, कोई स्पाई। अब इस दौरान इनकी नज़र थंडर प्रिजन पीक के भी मास्टर पे पड़ती है, और इन्हें तो सेक्ट मास्टर किंग यांग भी रेस्पेक्ट देते थे। हालांकि वो सेक्ट मास्टर थे और ये पीक मास्टर थे तो भी, क्योंकि कांगजुआन के ये सबसे ओल्डेस्ट फ्रेंड थे। तो फिलहाल एक तरह से 6 वो पीक मास्टर खड़े थे। आखिरी वाले इसलिए नहीं थे क्योंकि आखिरी माउंटेन में पैट्रियाज कांगजुआन रहते थे, और उनके जाने के बाद आज तक कोई वहाँ का पीक मास्टर बना ही नहीं। अब इधर किंग यांग सबको रूल समझाते हैं कि 9,999 डिसाइपल्स को ये सेलेक्ट करने वाले हैं। हर एक प्लेटफॉर्म पर एक ही डिसाइपल खड़ा होगा, तो तुम्हें फाइट करना पड़ेगा। डिसाइपल शायद 20,000 या 30,000 मे भी उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और जो टॉप 10 में बंदे आएंगे उन्हें गोल्ड सैश डिसाइपल बनाया जाएगा। उसके नीचे वालों को शायद ब्लैक सैश, और सबसे ऊपर पर्पल सैश आते हैं, जो कि फिलहाल यहाँ नहीं मिलता है, वो इनर माउंटेन में जाने के बाद एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलता है। और जो चैंपियन बनेगा उसे एक हेवन लेवल का जेनेसिस टेक्निक और साथ में जेनेसिस मैरो बैप्टिज्म भी दिया जाएगा। और फाइनली ये चिल्लाते हैं कि कंपटीशन शुरू करते हैं। और जैसे ये बोलते हैं एक के बाद एक डिसाइपल इन प्लेटफॉर्म्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर सेंगजोउ वाले जैसे कि यांग जियो, किंग जेन, ये सभी सीधा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। सेम यहाँ पर जाओकुन वगैरह भी। सेक्ट मास्टर किंग या और बाकी इनके साथ जो 5 लोग खड़े थे वो देख रहे थे कि इस बार चैंपियन कौन बनेगा। अब ये सुन करके जो स्वॉर्ड पीक मास्टर थे लिंगजुन, ये हंसते हुए कहते हैं कि लू क्लैन का लू फैंग वो पहले ही काफ़ी पावरफुल है, मेरे हिसाब से वही बनना चाहिए। अब किंग यांग के बगल में लियू लियानिन खड़ी थी, जो कि लिंगजुन को पसंद तो बिल्कुल भी नहीं करती थी। और ये कहती है मैंने जितना सुना है कि शायद आपने पहले लू फैंग को कुछ पॉइंटर्स दिए हैं, मतलब आपका ध्यान उस पर पहले से है। लिंगजुन स्माइल करते हैं कि यार वैसे भी मेरा स्वॉर्ड पीक थोड़ा सा वीक है फाउंडेशन के मामले में, तो मैं अच्छे डिसाइपल्स को पहले ही परख लेता हूँ और उन्हें अपनी तरफ कर लेता हूँ। किंग यांग स्माइल करते हैं क्योंकि कुछ भी हो स्वॉर्ड पीक कांगजुआन सेक्ट के अंदर ही तो है। हालांकि जो लियू लियानिन थी ये इस बंदे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, पर क्योंकि दोनों पीक मास्टर्स हैं तो ये कुछ कर नहीं सकती थी। इनका कन्वर्सेशन चल रहा था, तभी किंग यांग जो पीक सेक्ट मास्टर थे उनके पीछे में एक फिगर आते हैं और ये कहते हैं वैसे लू फैंग सच में काफ़ी पावरफुल है, पर एक बंदा और है जो इसे कॉम्पिटिशन दे सकता है। ये कोई और नहीं बल्कि मू वूजी थे, जो कि प्रिंस इवान को कांगजुआन सेक्ट लेके आए थे। अब किंग यांग कहते हैं कि वो कौन है जो इस लू फैंग को टक्कर दे सकता है, और ये हंस के कहते हैं यानी किंग यांग ही कि कहीं वो लड़की होंगिया पीक वाली तो नहीं। अब ये सुन करके होंगिया पीक के जो एंसेस्टर थे गु टियान होंग, वो कहते हैं वैसे मेरी एंसेस्टर जो है यानी कि पोती पर पोती या जो भी बोल लो, वो है सच में काफ़ी पावरफुल, पर लू फैंग से थोड़ी कमज़ोर है। मू वूजी इस दौरान हंसते हैं कि मैं गु होंगी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सच में टैलेंटेड है, पर एक और लड़का है जाओ युआन, वो भी काफ़ी कैपेबल है। फिलहाल इनकी बातें चल रही थी और इधर लू फैंग और इसके गैंग को दिखाया जाता है। इस दौरान लियू लियानिन यानी स्नो पीक मास्टर इनकी नज़र जाओ युआन पे पड़ती है कि ये लड़का वैसे तो अल्फा ओरिजिन के फर्स्ट लेयर पे है, पर इसके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो कि इसकी बात सुन रहे हैं। इसके अंदर कुछ काबिलियत तो होगी और इसका स्पिरिट भी कमज़ोर नहीं है। और वो जो वाइट ब्रो एल्डर थे जो कि जेनेसिस रून्स के मास्टर कहे जा सकते हैं, वो भी कहते हैं हाँ ये लड़का सही है। इधर मू वूजी इन लोगों को प्रिंस इवान का जो भी बैकग्राउंड स्टोरी था ये पूरा बताते हैं कि इस बंदे ने तो हमारे एंसेस्टर कांगजुआन का ब्लड बैप्टिज्म भी हासिल किया है। अब ये सुनते ही चाहे किंग यांग हो ये भी कहते हैं कि जो हमारे टीचर का ब्लड हासिल कर सकता है वो नॉर्मल हो ही नहीं सकता।
इस बंदे के पास सच में कुछ कैपेबिलिटी है। और इस दौरान गु होंगटियान यानी होंगिया पिक के मास्टर उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि अपने मास्टर को जब भी याद करते थे इनका गुस्सा जाग जाता था कि यार वो सैक्रेड पैलेस वाले यानी जिन्हें हम एविल क्लैन भी कहते हैं उनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इनको मालूम था इनके टीचर कैसे मरे थे। सभी को बचाने के चक्कर में कई सारे एविल क्लैन के लोगों से उन्हें अकेले फाइट करना पड़ा था। इधर किंग यांग फिलहाल इन्हें शांत करते हैं कि हम बड़े पिक्चर के बारे में सोचेंगे, छोड़ो फिलहाल अभी एविल क्लैन को। और किंग यांग कहते हैं देखते ही बच्चा यानी प्रिंस इवान ये क्या सरप्राइज करके हमें दिखा सकता है। इधर बैटल काफी फियर शुरू हो चुका था। जाओ इवान, सोंग वांगजी, जाओ कुन ये काफी तेजी से एक साथ आगे बढ़ रहे थे और उनके पैरेलल में लू फेंग वगैरह भी साथ में ही चल रहे थे। अब ये जो प्लेटफॉर्म था एक पिरामिड के शेप में था, यानी नीचे सबसे ज़्यादा सीढ़ियाँ, फिर उसके ऊपर कम और सबसे टॉप पे पहला वाला सीढ़ी था यानी प्लेटफॉर्म जहाँ पे एक बंदा खड़ा हो सकता है। लू फेंग देखता है कि यार ये युवान ने कई सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया। बस इतना ही सोच रहा था कि बस वो लड़की याओ याओ, जिसका कि नाम यहाँ पर जायो याओ के नाम से रजिस्टर था, वो बीच में ना आए, फिर तो मैं इस युवान को संभाल लूंगा। इधर फाइनली ये एकदम टॉप लेवल के करीब पहुंच चुके थे और लू फेंग इशारा करता है किन्जेन, ली होंगटैओ, गु मैंग और बाकियों को तैयार हो जाओ। और जैसे ये चिल्लाता है ये सभी अपनी अपनी ऑरा रिलीज करते हैं और युवान की तरफ काफ़ी तेजी से बढ़ने लगते हैं। अब इधर युवान के पीछे भी जो सोंग वांगजी, जाओ कुन, कायोक जियो ये लोग भी तैयार हो जाते हैं। और इस समय किंगजेन ये सबसे आगे आता है और चिल्लाता है कि जाओ इवान, अगर तुम्हें आगे जाना है तो हमसे परमिशन लेना पड़ेगा। पर किंगजेन को रोकने के लिए जाओ कुन आगे आ जाता है। किंगजेन हंसता है कि तुम मुझे रोकोगे। जाओ कुन कुछ नहीं बोलता है और अचानक से किंगजेन पर फियर्स अटैक करना शुरू कर देता है। वही टेक्निक जैसे कि हम डीपर स्वॉर्ड या कुछ भी कहते हैं, सॉरी स्काई डीपर हैंड। और क्योंकि इसका स्काई डीपर हैंड इसका लेवल बढ़ चुका था तो किंगजेन भी हैरान हो जाता है। जाओ कुन इस समय काफ़ी खुश था क्योंकि ये जो भी था इसके पास फिलहाल वो युवान ने इसका काफ़ी हेल्प किया था। तो किंगजेन को फिलहाल जाओ कुन सप्रेस कर देता है। और वहीं सोंग वांगजी ये ली होंगटाओ से बैटल करने लगती है। ली होंगटाओ समझाता भी कि जूनियर सिस्टर सोंग, तुम्हारे ये जो ब्लैक यांग यिंग स्क्रिप्चर है उससे मैं काउंटर कर चुका हूँ। सोंग वांगजी हंसती कि इस बार ट्राई करके देखो, क्योंकि इसका जो स्क्रिप्चर था उसका पावर लेवल यानी ये भी अपग्रेड कर चुकी थी प्रिंस युवान की मदद से। और ये बताती भी है कि ली होंगटाओ अगर तुम्हें पता नहीं हो तो इसमें जूनियर ब्रदर युवान ने मेरा काफ़ी हेल्प किया है। ली होंगटाओ का एक्सप्रेशन इस समय थोड़ा अगली हो जाता है, यार ये जाओ युवान इसके पास कुछ एबिलिटी तो है। पर फिर भी ये कहता है चलो तुम लोग हमें रोक लोगे, पर लू फेंग को कौन रोकेगा। और साथ में यांग जियो भी है जो कि लू फेंग से थोड़ा ही कमजोर है। यांग जियो की रैंकिंग 3rd नंबर पर थी। इधर याओ याओ को दिखाया जाता है जो कि एक अपना टॉप 10 में से सीट चूज कर लेती है और वहाँ पे शांति से जाके बैठ जाती। कोई उसकी तरफ बढ़ता ही नहीं, किसी के अंदर वो मजाल ही नहीं था, दम ही नहीं था। जाओ युवान ये टॉप की सीढ़ी पे पहुंच चुका था, मतलब सामने था वो और इसके सामने 2 लोग खड़े थे, लू फेंग और यांग जियो। लू फेंग हंसता है कि लगता है तुम्हारे लोग कम पड़ गए, क्योंकि 2v1 तुम 1v1 ही फाइट नहीं कर पाओगे, 2v1 को तुम कैसे संभालोगे, क्या तुम हम दोनों को हराना चाहते हो। और लू फेंग कहता है युवान यहीं पे तुम्हारा सफ़र खत्म होता है। यांग जियो भी स्माइल कर रहा था और लू फेंग से कहता है तुमने मुझे कुछ प्रॉमिस किया था तो उसे पूरा कर देना। लू फेंग हाँ में सर हिलाता है और इधर लू फेंग ये आगे बढ़ने लगता है गोल्डन प्लेटफॉर्म की तरफ और यांग जियो जाओ युवान को रोकने लगता है। और फिलहाल एक लाइटनिंग ड्रैगन टाइप अटैक प्रिंस युवान की तरफ बढ़ा देता है। प्रिंस युवान जानता था बिना इसे हराए मैं आगे नहीं जा पाऊंगा और ये भी अपने गोल्डन जेनेसिस की को रिलीज करने लगता है जो कि पाइथन का शेप लेने लगा था। पर जैसे ही ये आगे बढ़ने वाला था एक रेड फिगर बीच में प्रकट होती है और वो जो लाइटनिंग ड्रैगन अटैक था उसे डिसॉल्व कर देती है। ये थी गु होंगी और स्माइल करके कहती है तुम मुझे कैसे भूल गए। यांग जियो भी चौंक जाता है और कहता है गु होंगी तुम्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। इधर लू फेंग जो कि आगे बढ़ रहा था ये भी रुक जाता है और गुस्से में कहता है कि होंगी हम सब सेंगजोउ वाले हैं और ये बाहर के हैं, तुम इनका हेल्प क्यों कर रही हो। होंगी कहती है चाहे सेंगजोउ के हो या नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सभी इंसान हैं। तो बेसिकली होंगी इस समय यांग जियो से फाइट करने लगती है और प्रिंस युवान ये आगे की तरफ लू फेंग की तरफ बढ़ जाता है। जाने से पहले ये होंगी को थैंक्स भी बोलता है। लू फेंग कहता है या तुम सच में कॉकरोच के जैसे हो, मानोगे नहीं। प्रिंस युवान भी हंसता है कि अगर तुमने मुझे छेड़ा नहीं होता तो फर्स्ट रैंक मैं इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं था। लू फेंग फिर से बोलता है युवान तुम अपने को ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट करते हो, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे। और ये समझाने की कोशिश करता है कि पीछे हट जाओ, पर युवान अब मानता नहीं है तो लू फेंग ये रुक जाता है और अपनी फियर्स ऑरा ये रिलीज करना शुरू कर देता है। और फिलहाल दोनों का अब फेस ऑफ शुरू हो चुका था, मानो एक टाइगर और एक लायन जंगल की बादशाहत के लिए लड़ना शुरू कर चुके थे। तो स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।